पर भी काम कर सकते हैं और प्रकृति के माध्यम से हम मानव जाति की आनुवंशिकी पैटर्न बदलने की जो बात बाबूजी महाराज कह रहे हैं वह बात सही है, उसको बदला जा सकता है। तो बात आ रही है कि कैसे बदला जा सकता है, उसको जो बदलना है, आनुवंशिकी पैटर्न बदलना है, कैसे बदलना है, तो इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात है आगे कहते हैं अगले में। फिर दाजी ने एक रेफरेंस दिया है, ये विस्पर्स फ्रॉम राइटर वर्ल्ड का मैसेज है। जब इस मैसेज को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बाबूजी क्या चाहते हैं और उनकी योजना क्या है, उनकी जो दिव्य योजना है वह क्या है। देखें, हाँ, एक नई कौम जन्म ले रही है जो तेजस्वी है और खुद को भ्रष्ट नहीं होने देगी। ये किस कौम की बात कर रहे हैं? ये उस कौम की बात कर रहे हैं जो आनुवंशिकी पैटर्न जिसका बदला जा चुका होगा, जो म्यूटेट हो चुकी होगी, जो कौम, जो मानव जाति म्यूटेट हो चुकी होगी आनुवंशिकी रूप से, वह उसकी बात कर रहे हैं। जब तक कि आनुवंशिकी परिवर्तन पूरा नहीं हो जाता, इसे नियोजन करने में काफी वक्त लगेगा। देखिए वही बात हो रही है कि जब तक आनुवंशिकी परिवर्तन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसे नियोजन करने यानी इसको प्लान करने में काफी वक्त लगेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आएगा, यानी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है और यह बहुत तेजी से भी नहीं होगा, यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होगा। तब कहीं जाकर वास्तव में सारी धरती पर एक नई कौम का प्रादुर्भाव होगा। हालांकि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी यह पूरा होकर रहेगा जैसा कि विधि द्वारा पूर्व निर्दिष्ट है। तो क्लियरली बाबूजी कह रहे हैं कि एक ऐसी कौम आने वाली है। कौम का मतलब कोई जात से मतलब नहीं है, कोई रेस से मतलब नहीं है, बल्कि ऐसे मानवों का आगमन अब सुनिश्चित हो रहा है कि जो एक अलग प्रकार के लोग होंगे, जो आज के स्वार्थी लोगों जैसे नहीं होंगे। वे कैसे होंगे उसके बारे में बाबूजी और ज्यादा क्लियर करने वाले हैं। हालांकि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी यह कार्य पूरा होकर रहेगा जैसा कि विधि द्वारा पूर्व निर्दिष्ट है। हमारे मिशन में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो भविष्य के कार्य प्रभारी होंगे। ये इंडिगो बच्चे, जिस तरह से तुम उन्हें संबोधित करती हो, यहाँ एक शब्द आया है इंडिगो बच्चे, यानी विशेष प्रकार के बच्चे हैं। इनके बारे में आगे हम बताएंगे कि इंडिगो बच्चे क्या होते हैं। जिस तरह से तुम उन्हें संबोधित करती हो, न केवल वे सही समझ बूझ से परिपूर्ण होंगे जिसका इस्तेमाल वे मानव जाति के कल्याण के लिए करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उदार विचारधारा उनकी विशेषता होगी। वे भविष्य को इस तरह से कीर्तिमान, भविष्य में इस प्रकार से कीर्तिमान बनाएंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। बेचारी धरती ऐसे पागल लोगों का शिकार बनी हुई है जो सत्ता और प्रभुता की अपनी हवस मिटाने में जुटे पड़े हैं। ये आज के लोगों के बारे में बाबूजी कह रहे हैं कि जो धरती है ऐसे पागल लोगों का शिकार बनी हुई है जो सत्ता और प्रभुता की अपनी हवस मिटाने में जुटे पड़े हैं। लाभ या धन के प्रलोभन के वशीभूत होकर वे समस्त सृष्टि के मान सम्मान और कल्याण के मूलभूत कायदे कानूनों को भी तिलांजलि दे बैठे हैं। यानी बहुत ही स्वार्थी भैया आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। बुझते हुए कि वे नहीं है, वरना वह अपने मन का चैन खो बैठती। इन लोगों ने इस धरती को बेशुमार जख्म दिए हैं और इनके गलत कार्यों की वजह से धरती पर ढेरों दूषित परिणाम खास तौर से पिछली शताब्दी में इकट्ठे हो गए हैं। उनके विनाशकारी प्रभावों से पीड़ित आम जनता इस युग परिवर्तन काल में उस सुखद और सुनहरे भविष्य की कल्पना करके थोड़ा सुकून पा सकेगी
जब बेचारी धरती माँ इंसानों द्वारा पैदा किए गए संकट और उनके दिए जख्मों को भरकर चैन की सांस ले रही होगी। तो देखिए, एक बाबूजी महाराज यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन पीरियड मतलब कि एक तरफ तो बात कह रहे हैं कि किस प्रकार के लोग आज इस धरती पर मौजूद हैं, जो अपने स्वार्थ, सत्ता और हवस के लिए इस पूरी धरती को उन्होंने संकट में डाल दिया है। इतने बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं कि इस पूरी पृथ्वी को, अगर पूरे हथियारों का प्रयोग कर लिया जाए तो इस पूरी पृथ्वी को सैकड़ों बार समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि एक बार अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर दूसरी बार समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यह जो जुनून है उनका, यह जो पागलपन है, उस पागलपन के बारे में बाबूजी बात कर रहे हैं। और जो आम जनता है वो नहीं जानती है, सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि कितने खतरनाक हैं ये लोग, इसीलिए थोड़ा सा उतना बेचैन नहीं है। अगर जनता को यह पता चल जाए कि वास्तव में क्या है, तो बाबूजी कह रहे हैं कि अपना चैन खो बैठेंगे। तो इसी कारण से इस प्रकार के लोग हैं, इसी कारण से बाबूजी कह रहे हैं कि म्यूटेशन की आवश्यकता है, यानी आनुवंशिक परिवर्तन की आवश्यकता है। और वे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं, आना शुरू हो गए हैं, और ऐसे लोग आएंगे इस आगे भविष्य में कि जो इस धरती को ऐसे पागल लोगों से मुक्त कराएंगे। अब देखिए, जो बात, एक शब्द आया था इंडिगो बच्चे, तो इंडिगो बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी विशेषताएं हैं, इनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, यह स्वतंत्र रूप से विचारक होते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचने वाले होते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या है इनकी विशेषताएं? यह दृढ़ रूढ़ विरोधी होते हैं। यहाँ रूढ़ी लिखा हुआ है, रूढ़ी मतलब कहने का कि जो ऑर्थोडॉक्सिज्म होता है, जो उसके विरोधी होते हैं। यह सत्य के अन्वेषक यानी सत्य के खोज करने वाले होते हैं और करुणामयी होते हैं। यह बुद्धिमान होते हैं, इनकी प्रेरणा शक्ति उच्च होती है, यह विश्व को सकारात्मक रूप से बदलना चाहते हैं। यह बच्चे समानुभूति से युक्त और दयालु होते हैं। यह बच्चे विश्व परिवर्तन का नेतृत्व करते हैं। जो इनकी विशेषताएं हैं, यह आदर्शवादी होते हैं। यह बच्चे स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं। यह बच्चे उच्च रचनात्मकता से युक्त होते हैं। यह बच्चे प्रकृति और जीव जंतुओं से मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं और उन्हें प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये सब चीजें जो है, अभी आपको एक चीज और जानकारी होगी निश्चित रूप से, इसे कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब चीजों को कैसे प्राप्त करेंगे, जो बाबूजी का विजन है ना? एक बाबूजी ने, या हमारे मास्टर्स ने एक सामने रख दिया है लक्ष्य, कि यह लक्ष्य है, यह परिवर्तन हमें लाना है। तो सोचें कि यह परिवर्तन वास्तव में कितना महान परिवर्तन होगा, कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा यहाँ पर लक्ष्य है। तो इसके लिए आगे कहा जा रहा है कि इसे कैसे प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं कि यह प्राणाहुति के माध्यम से नहीं और उनकी शक्तियों के माध्यम से भी नहीं। जब तक कि अभ्यासियों का सहयोग न हो, कोई भी मालिक अपने सपनों की योजना में सफल नहीं हो सकता। दादी कह रहे हैं नियत के निर्माण में। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही दादी के द्वारा, कि यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन प्राणाहुति के माध्यम से संभव नहीं है, यह उनकी शक्तियों के माध्यम से भी संभव नहीं है। मतलब कि मास्टर की जो अनंत शक्तियां हैं, बाबूजी की जो अनंत शक्तियां हैं, फिर भी यह परिवर्तन इतना बड़ा है कि उनकी शक्तियों के माध्यम से भी संभव नहीं है। जब तक कि अभ्यासियों का सहयोग न हो, कोई भी मालिक अपने सपनों की योजना में सफल नहीं हो सकता। तो यानी कि एक गुरु की सफलता के लिए, एक गुरु की जो सफलता है वह किस पर डिपेंड करती है? उनके अभ्यासियों पर, उनके शिष्यों पर डिपेंड करती है। अगर आज कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानता है तो किसकी वजह से जानता है? स्वामी विवेकानंद की वजह से जानता है। भले ही स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु, अपने मालिक की शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी परिवर्तनकारी कार्य किया हो, लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद न होते तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वह शक्तियां कौन प्रयोग में लाता? नहीं ला सकता था।
ऐसे ही जब तक अभ्यासी सक्रिय नहीं होगा, जब तक वह अपने गुरु की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक कोई भी गुरु अपने आप उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यह चीजें जो है जब अभ्यासी को लगना है, यानी कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली बात हो रही है। यहाँ पर अभ्यासी को यानी हमें मालिक के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। और जब मालिक के साथ हमें कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा, यानी गुरु और शिष्य दोनों को साथ साथ चलना होगा। और जब दोनों को साथ साथ चलना होगा तो कैसे होगा? कुछ चीजों में न बराबरी कर पाए हम, नोट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बराबरी कभी कर पाएंगे, उनकी महानता का बराबरी नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम कोशिश तो करें। जो उनके गुण हैं, जो उनके क्वालिटीज हैं, उनको अपने भीतर हम एडॉप्ट तो करें। तो जो दाजी कहते हैं कि रात में जो 1 बजे से 3 बजे के बीच में ध्यान करके मालिक की क्वालिटीज को अपने भीतर अंगीकृत करने की आवश्यकता की बात क्यों आई? इसीलिए आई कि अगर हमें मालिक की योजना में खुद को झोंकना है, खुद को समर्पित करना है, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से भी, मस्तिष्कीय रूप से भी। शारीरिक रूप से तो हम उनके जैसे हैं, हमारे अंदर पूरी क्षमता है, उनकी कृपा से हमारे हाथ पैर आंख नाक सारे सेंसेस हमारे सही ढंग से काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन भी सही ढंग से काम कर रहा है, लेकिन हमें उसे और ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। जो हमारे पास ब्रेन की पूंजी है, जो हमारे पास है, उसे हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। हम उसे और न खोएं, बल्कि हम उसे और ज्यादा डेवलप करें, जिससे कि हम भरपूर सहयोग दे सकें दादी के या मास्टर्स के हमारे जो योजना है उसमें। तो वह कैसे संभव होगा? तो उसके बारे में अगला जो हमारा टॉपिक है ब्राइटर माइंड्स का, तो वहां पर है, वहां पर आपको मिलेगा कि यह हम आध्यात्मिक रूप से हमारी यात्रा चल रही है। चरित्र निर्माण के बारे में हमने पढ़ लिया, वहां पर भी हमें पूरी तरह से अपना पुख्ता करना है। फिर हमें मस्तिष्क के रूप स्तर पर, यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन के स्तर पर हमें भी किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मास्टर ब्राइटर माइंड्स लेकर के आए हैं कि जिससे ब्राइटर माइंड्स का उपयोग करके हमारे बच्चे, पहले जो 15 साल तक के बच्चे हैं, वह पूरी तरह से विकसित हो सकें। और इसके बाद जो 15 साल के बाद के कंडीशन है, यानी 35 ईयर्स के बाद जब डिग्रेडेशन होना शुरू होता है हमारे ब्रेन का, तो उसे हम कैसे कंजर्व करें, उसके बारे में नया प्रोग्राम दादी ने लॉन्च किया है रीस्टार्ट के नाम से। तो अभी उसके बारे में लता जी आपको डिटेल से बताएंगी, अभी हमने केवल उसका इंट्रोडक्शन दिया है। हमें यह मानना है कि सहज मार्ग केवल एक साधारण संस्था ही नहीं, अपितु मानव जागरण हेतु संचालित एक आध्यात्मिक जन आंदोलन है। ठीक है ना, जन आंदोलन की बात हो रही है। ऐसा आंदोलन जो जन जन के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए, वही आंदोलन जन आंदोलन होता है। तो इस प्रकार से जो सहज मार्ग संस्था है वह मानव जागरण के लिए है। 1990 के दशक में बाबूजी महाराज सहज मार्ग आध्यात्मिक आंदोलन के संदर्भ में संदेश भेजते रहे हैं। यानी 1990 के बाद से ही आप संदेश पढ़े उनके, बीच बीच में 2-4 संदेशों के बाद ऐसा कोई संदेश जरूर आ जाता है जिसमें उनकी वह टीस जो है दिल में, उनकी जो आकांक्षा है जो मानव में परिवर्तन के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, वह झलकती रहती है उनके संदेशों के माध्यम से। और जो भी संदेश हमने पढ़ा है वह उसी का एक उदाहरण है। ऐसे एक ही नहीं, ऐसे कई संदेश हैं उनके बाबूजी के, और उन सारे संदेशों को पढ़ना संभव नहीं है, उसका एक उदाहरण केवल दिया गया है। वह आनुवंशिकी स्तर पर एक उत्परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं जो मानव चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। देखिए, एक होता है परिवर्तन, एक होता है उत्परिवर्तन, इसे कहते हैं म्यूटेशन। एक होता है चेंज, तो चेंज तो होता है परिवर्तन, वो तो थोड़ा सा होता है ना, सुबह से शाम हो गई तो भी एक चेंज हो गया, वो भी एक परिवर्तन हो गया। लेकिन जो उत्परिवर्तन की बात होती है इसे कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कब संभव होता है? म्यूटेशन यानी बहुत डीप चेंज जब होता है, एक ऐसा परिवर्तन हो जाए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, उसे कहा गया है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। लेकिन यह कब संभव है? परंतु चेतना का जो विस्थापन तब तक संभव नहीं है जब तक एग्रीगोर पलटाव के बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। बात करो जो अभ्यासियों के दैनिक अभ्यास से ही संभव है। तो यहां पर देखिए एक शब्द और आया है एग्रीगोर, और यह आपके प्रश्नों में पूछा गया था, प्रश्न पत्र में शब्द आया था एग्रीगोर क्या होता है।
आप में से अधिकांश भाई बहनों ने उत्तर सही दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गलत नहीं था। अब इसका पर्सपेक्टिव देखिए, यहां पर इसका रेफरेंस देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, चेतना का विस्थापन। विस्थापन माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलना, यानी चेतना किसका बदलाव करना है, चेतना का बदलाव करना है। आज हमारा जो समाज है, जो हमारे भाई बहन है, उनके चेतना का स्तर देखिए कैसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नल खोला, ठीक से बंद भी नहीं किया, बह रहा है और वहां से चले गए। यानी यह सोचना जरूरी नहीं समझते हैं कि आखिर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। प्रकृति कैसे प्रयोग करना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, आपस में कैसे बात करना है, कैसे घुलना मिलना है, कैसा उठना बैठना है, यानी कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे भोजन करना है, यानी हमारा पूरा आहार विहार निद्रा, पूरी हमारी जीवन शैली। नहीं अभी तो नहीं आई है, उनसे बोलो फिर से करने के लिए। नहीं अभी नहीं आई रिक्वेस्ट। तो यह सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, हमारी चेतना के स्तर पर डिपेंड करती हैं। अब देखिए, आप सड़कों पर चलते हैं, चौराहों पर जाते हैं, कुछ भाई बहन रुक जाते हैं, लाल बत्ती देखते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? यहाँ पर चेतना का अभाव है। तो कहीं पर लिखा था या किसी ने मुझसे कहा या मेरे दिमाग में विचार आया, मुझे याद नहीं है कि कहाँ से आया विचार, ये आया कि यह जो ट्रैफिक नियम है यह मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी चेतना का अंतर है। जो नहीं जानता किसका क्या मतलब होता है, जानता भी है तो उसको फॉलो करना उचित नहीं समझता है। यह एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन चेतना का जो विस्थापन बाबूजी चाह रहे हैं कि उस लेवल पर पहुंच जाए जहां पर जो इंडिगो की जो की विशेषता बताई गई है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां तक विस्थापित करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। बगैर उस बल के हम किसी चीज को आगे हम विस्थापित नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बड़ा सा पत्थर है, उस बड़े से पत्थर को आगे सरकाने के लिए एक निश्चित बल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा पत्थर है, उसको एक आदमी धक्का दे रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हिलडुल नहीं रहा है। 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसे करते करते जब 10 आदमी धक्का देते हैं तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पलटाव का बिंदु क्या है, वहां पर 10 लोग जब परिश्रम करेंगे एक साथ एक ही दिशा में, तभी पत्थर आगे सरकेगा। तो यहां पर जिस परिवर्तन की बात हो रही है, जिस विस्थापन की बात बाबूजी कह रहे हैं कि चेतना में विस्थापन की बात कह रहे हैं, तो चेतना में विस्थापन कब आएगा? जब सब ध्यान करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे ध्यान कर ले रहे हैं, कभी मन में आया कर ले रहे हैं। सभी, जब पूरी मानवता, सारे लोग जब गहन अभ्यासी बन जाएंगे और गहनता के साथ अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी वह एग्रीगोर, यानी वह एक माहौल तैयार होगा। एग्रीगोर मतलब क्या हुआ? माहौल तैयार होगा जो उस म्यूटेशन को, उस उत्परिवर्तन को ला सकेगा जिसकी बाबूजी बात कर रहे हैं। अभ्यासी की शक्ति ईश्वर की शक्ति से कम नहीं है, क्योंकि हमारे मन के जड़ में वह प्रारंभिक क्षोभ अभी भी कार्य कर रहा है। बाबूजी महाराज कह रहे हैं ना, काचुप साध ही रहा बलवाना। जो जामवंत ने हनुमान जी को अपने बल की याद दिलाई थी कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लग तुम अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। तो बात आती है कि राम के काज के लिए ही हनुमान का अवतार हुआ था। ऐसे ही जो बाबूजी का जो काम है, जो उन्होंने हमारे सामने लक्ष्य दिया है, उसी कार्य को करने के लिए हम सब अभ्यासियों का भी अवतार हुआ है। और कह रहे हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, क्योंकि तुम्हारे मन के जड़ में वह प्रारंभिक क्षोभ आज भी काम कर रहा है, जो स्टीयर मोशन हुआ था सृष्टि के निर्माण के समय। यह बाबूजी हमें याद दिला रहे हैं, और इस बात को दाजी ने कोट किया है नियत के निर्माण पेज 186 में, पुरानी वादी में। बाबूजी महाराज सभी से बार बार अनुरोध करते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, यह उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। इसी को कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी।
कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटवासी है। तो उलटवासी कहां पर हो रही है कि हमेशा तो हम गुरु से मदद मांगते हैं, मालिक से मदद मांगते हैं, मालिक आप ऐसा करो मेरे लिए, वैसा करो मेरे लिए। लेकिन मालिक क्या चाहते हैं? मालिक चाहते हैं कि तुम इतने सशक्त बन जाओ और तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, इतने सशक्त बन जाओ कि गुरु तुम्हारा उपयोग अपने कार्यों के लिए कर सके। और जब इतने सशक्त बन जाओगे तो निश्चित रूप से तब गुरु कहेगा मुझे आपकी मदद चाहिए ना। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीर ने कहा है ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ऐसे बन जाओ कि गुरु आपके पीछे, ईश्वर आपके पीछे आपसे मदद मांगने के लिए उतावला हो जाए। और ये संभव है, क्यों? क्योंकि गुरु कह रहे हैं साफ साफ कि आपकी मदद के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। जो हमारा कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह कार्य बगैर आपके संभव नहीं है। हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन वह कब संभव है? जब गंगा नीर की तरह निर्मलता आ जाएगी हमारे चरित्र में भी, हमारे मन में भी और हमारी आध्यात्मिक अवस्था में भी। उसकी आवश्यकता है। कितने ही संदेशों में आप पाएंगे कि उन्होंने कहा है मुझे आपकी मदद चाहिए। ये जो ब्राइटर वर्ड से जो संदेश बाबूजी दे रहे हैं, बहुत सारे संदेशों में कहा है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कैसे? बता रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा अपने आप को परिशुद्ध कीजिए। ठीक, अभी बात हुई ना, जब इसे पालेंगे तब आप या आपकी अगली पीढ़ी आनुवंशिकी विषय बदलाव के योग्य बनेंगे। मतलब कि अगर कहा गया है अगर 3 पीढ़ियां, पहले का भी एक कोटेशन है ये, कि अगर 3 पीढ़ियां अत्यंत धार्मिक और नैतिक होती हैं तो जो चौथी पीढ़ी होती है निश्चित रूप से उसमें एक महान व्यक्ति पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा अपने आप को परिशुद्ध कीजिए। जब आप इसे पालेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी आनुवंशिकी विषय बदलाव के लिए यानी म्यूटेशन के लिए तैयार हो जाएगी, उसके योग्य बन जाएगी। पिताजी कह रहे हैं नियत के निर्माण में जो हमारी तैयारी का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो हमारी तैयारी का प्रभाव बहुत बड़ा है। भविष्य के गर्भ में एक महान प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, वह एग्रीगोर जो हम तैयार करते हैं उसका असर वहां होगा। साथ ही वो कुछ संदेशों में कहते हैं अब असली कार्य शुरू होगा। दादी कह रहे हैं। तो मतलब कि यह जो आपके सामने रखा गया है, पूरी एक रूपरेखा रख दी गई है कि हम मालिक का क्या स्वप्न है, क्या वे चाहते हैं और वह कार्य कैसे संभव होगा। यानी एक एग्रीगोर बनाना है और वह एग्रीगोर बनेगा हमारी साधना से, हमारी पवित्रता से। जब हमारी पवित्रता छलकेगी चारों तरफ तो निश्चित रूप से एक माहौल बनेगा, एक एग्रीगोर बनेगा जिससे कि वह म्यूटेशन शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे निकल रहे हैं, इतना हमने भूमिका समझ ली। अब हम आगे निकल रहे हैं कि कैसे हम इसको काम को अंजाम देंगे। तो देखें, हमें लोगों के हृदयों को स्पर्श करना है, लोगों के हृदयों को हमें छूना है। तो उनको स्पर्श करने का जो मार्ग है वह कितने मार्ग हैं? 3 प्रकार के मार्ग है। पहला होता है भौतिक सेवा का मार्ग, यानी किसी की भौतिक रूप से सहायता करना। दूसरा होता है बौद्धिक सेवा का मार्ग, यानी मानसिक रूप से सहायता करना। तीसरा होता है आध्यात्मिक सेवा का मार्ग। ठीक है, तो अब इन मार्गों को देखें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों की सहायता कर रही हैं ना। कोई भौतिक रूप से सहायता कर रहा है, नहीं लोगों को भोजन करा रहा है, कंबल बांट रहा है, तमाम तरह की बहुत इलाज करा रहे हैं ना। कई तरह से चीजें हो रही हैं। बौद्धिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा। तो आध्यात्मिक सेवा में सीधे हम इंटर नहीं करते। हमारा अंतिम उद्देश्य तो आध्यात्मिक सेवा करना ही है। हमारा जो मूल लक्ष्य है वह तो आध्यात्मिक सेवा ही है। लेकिन हम यहाँ पर सीधे इंटर नहीं कर सकते, सीधे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए हमें इन 2 मार्गों की आवश्यकता होती है। यहाँ से प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि हृदय का जो दरवाजा है वह कहाँ से जाता है? सेवा से होकर के जाता है। प्रसन्नता, जब हम उनको प्रसन्न करेंगे तभी वे हमारी बात मानेंगे। जब लोगों को प्रसन्न करेंगे तभी लोग हमारी बातों को तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर जब देखिए भौतिक सेवा क्या होता है, आगे आते हैं। भौतिक सेवा का जो प्रभाव है तुलनात्मक रूप से कम है। अगर दोनों में कंपेयर करें, भौतिक और बौद्धिक, तो भौतिक सेवा का जो प्रभाव है कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो लोगों की जो अपेक्षा होती है उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है।
और सोचते हैं कि नहीं यह हमारा अधिकार है, और वहीं पर आकर के वह स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए भौतिक सेवा का मार्ग जो है तो अच्छा, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा कम उपयुक्त है, वह स्टक कर देने वाला काम करती है। बाबूजी महाराज इसे सेवा कहने के बजाय इसे हर मानव का मूल कर्तव्य कहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमें इसे करना नहीं है, हमें यह भी करना है। कहा ना कि सेवा से ही हृदय तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्या है, सेवा है। तो सेवा तो हमें करनी है, अगर कोई भूखा है तो भोजन कराना है, किसी को जिसको जो भी आवश्यकता है। क्योंकि देखिए कहा गया ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, लय लो अपन कंठी माला। जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तब तक तुम्हारा जो कंठी माला है मेरे किसी काम का नहीं है, पहले मुझे रोटी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि किसकी क्या आवश्यकता है, एक बच्चे को, एक भूखे व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को पहले रोटी चाहिए, रोटी में ही उसके राम बसते हैं। एक बालक है, बच्चा है, विद्यार्थी है, उसे अच्छी शिक्षा चाहिए, उसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य में ही उसके राम बसते हैं। अगर कोई स्वस्थ नहीं रहेगा, किसी का पेट नहीं भरा रहेगा, तो वो कैसे राम का नाम लेगा, या कैसे वह ईश्वर की आराधना करेगा। तो इसलिए सबसे पहले भौतिक रूप से तो कुशल होना जरूरी है, लेकिन यह हमारा स्टेगनेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए। यह बाबूजी कहते हैं यह सेवा नहीं है, बल्कि यह हमारा मूल कर्तव्य है। बौद्धिक सेवा क्या है, थोड़ा सा इससे और ऊपर आगे बढ़ने की बात होती है। क्यों? क्योंकि बौद्धिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, और बौद्धिक क्षेत्र में हम आगे ले जाएंगे, इसके बाद ही हम कोशिश करेंगे, तभी जाकर के हम आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में हम अवसर पा सकेंगे। तो देखें, किसी विषय को हृदय में उतारने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। जब तक हम किसी विषय को अगर हमें हृदय में उतारना है तो हमें उसके बारे में पहले सोचना होगा, विचारना होगा, उस पर चिंतन मनन करना होगा। और चिंतन का विषय हमें कैसा देना होगा, कहा गया है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, फिर उसी तरह बनने की दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात इन्वर्टेंडो में चलें कि जो हम बनना चाहते हैं वही हम सोचें। अगर हम जो बनना चाहते हैं वह नहीं सोचते हैं तो हम वह कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं, हमें उसी दिशा में चिंतन करने और चिंतन कराने की आवश्यकता है। तो चिंतन का विषय वही होना चाहिए जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी अगर हमें समाज को जिस दिशा में लेकर जाना है तो हमें वह उसी दिशा का चिंतन उसके सामने रखना होगा। फिर आती है बात वाई डायवर्जन नीति की। तो वाई डायवर्जन देखें, वाई क्या होता है, ऊपर देखें 2 ब्रांच बनी हुई है और आगे चल करके नीचे सिंगल ब्रांच हो जाती है। मतलब कि एक तरफ तो वे लोग हैं, समाज के लोग हैं, और दूसरी तरफ हम हैं। हम आते हैं, उनसे मिलते हैं और एक हो जाते हैं और एक साथ चलते हैं। यानी उन्हें हम अपने साथ डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखें कहां से शुरू करते हैं। यह शुरुआत जो होती है, यह अवसर कहां कहां उपलब्ध है। यह अवसर जो है गांव में उपलब्ध है, जो हम वी कनेक्ट के माध्यम से करते हैं। ये अवसर मंदिर में आने वाले व्यक्तियों के में उपलब्ध है, यानी टी कनेक्ट। सरकारी कर्मचारियों के साथ जी कनेक्ट, कारपोरेट कंपनी के कर्मचारी सी कनेक्ट, विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी यू कनेक्ट। कल ही अभी यू कनेक्ट यानी हार्टफुल कैंपस का उद्घाटन मास्टर ने किया है। स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी एस कनेक्ट। तो ये चीजें जो होती है, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संभावना है वो कहाँ है। जैसे गांव में है, नो डाउट है, वहां पर भी संभावना, कंपनी में है वहां भी संभावना है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावना है वो कहाँ है, वह विद्यार्थियों में है। इसके पहले वाली स्लाइड का लेना स्क्रीनशॉट। अच्छा अच्छा, हाँ भैया 1 2 3। हाँ हो गया। हो गया। ओके ओके, हो गया भैया। तो इस प्रकार से जो विद्यालय हैं, यानी विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि यही जो विद्यार्थी हैं कल के हमारे भविष्य हैं। इन्हीं में ज्यादा पोटेंशियल है। जो वृद्ध हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनमें तो इतना ही है कि वे खुद सुधर जाएं, बस उनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं वे जब खुद सुधरेंगे तो आगे अगली पीढ़ी को भी सुधारने का काम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे करेक्ट्स के बारे में आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानकारी है, किसी न किसी लेवल पर जानकारी है।
आप सब काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन आप लोगों में से इस समय साधना पोषण में लगे हुए हैं, तो इंस्पायर यानी एस कनेक्ट में लगे हुए हैं। तो इन क्षेत्र में आप सब काम भी कर रहे हैं, यह कोई नई बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज की हम एक तरह से दोबारा चर्चा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब आते हैं हार्टफुलनेस क्या होता है। क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम हार्टफुलनेस नाम लेकर के जाते हैं, यह ब्रांड लेकर के हम जाते हैं, तो वास्तव में यह हार्टफुलनेस है क्या। ये जो आपका सेकंड मॉड्यूल था, दूसरा मॉड्यूल था, उसमें करीब 25 प्रश्न थे। उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस आज के टॉपिक में मिल जाएंगे। आप कोशिश करिएगा उनको नोट करने का, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपके जो जो प्रश्न नहीं हो पाए थे आप वहां पर लिख लीजिएगा, संशोधन कर लीजिएगा। हार्टफुलनेस वह प्रेम पूर्ण तरीका है जिससे हम दूसरों से व्यवहार करते हैं। अगर देखें क्या है, हार्ट माने हृदय, फुल माने पूर्ण, नेस माने उसकी विशेषता, हमारा हृदय की पूर्णता, हृदय पूर्णता कह लीजिए। तो हृदय किससे पूर्ण हो? हृदय हमारा प्रेम से, दया से, करुणा से, सहानुभूति से, समानुभूति से, इन सारी चीजों से हमारा हृदय जब भरा हुआ होगा, तभी जब हम दूसरों के साथ जाएंगे, उनसे व्यवहार करेंगे, तो फिर वही चीज हम उनको परोसेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर एक बूढ़ी मां क्या दे रही हैं, केतली से कुछ सर्व कर रही हैं। हम कहेंगे कुछ सर्व कर रही हैं, हमें नहीं दिख रहा कि वो क्या सर्व कर रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं चाय होगी, कॉफी होगी, हो सकती है, बट कुछ और भी हो सकता है। नहीं, जो केतली में होगा वही तो सर्व किया जा सकेगा। अगर केतली में पानी होगा तो पानी देंगे, पानी ही निकलेगा उसमें से चाय नहीं निकल सकती है। जिस केतली में चाय पानी भरा हो, हम उस केतली से कहें हे केतली महारानी हमें पानी नहीं चाहिए, हमें चाय चाहिए, तो केतली महारानी जो है वह चमत्कार नहीं कर सकती है। जो होगा वही मिलेगा। चाय होगा तो चाय मिलेगा, कॉफी होगा कॉफी मिलेगा, दूध होगा दूध मिलेगा, मदिरा होगी तो मदिरा मिलेगा, जो कुछ भी होगा उसमें वही मिलेगा। तो अब बात आती है कि हम जो देने जा रहे हैं, आप देखें ये जो माता जी हैं हमारी दिख रही हैं, माता जी हमारी हार्टफुलनेस की अभ्यासी हैं, और ये जो हमारे दिख रहे हैं भाई साहब, यह जो है वह है जिनको आवश्यकता है। तो जो इनके पास है वही तो सर्व कर पाएंगे। हम अभ्यासियों के हृदय जिस चीज से भरे हुए होंगे वही चीज तो हम आगे दे पाएंगे। इसीलिए हमें साधना के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने हृदय में वह प्रेम, वह करुणा, वह दया, जितने सारे गुणों की बात हमने अभी कल की थी, हमारा हृदय उनसे परिपूर्ण होना चाहिए। जब हमारा हृदय उनसे भरा हुआ होगा और उसके साथ हम व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, वही हमारा वास्तव में हार्टफुलनेस है। हमारी प्रार्थना इशारा करती है कि आध्यात्मिकता केवल मेरे लिए नहीं है, वह हमारे लिए है ना, हमारे लिए है, फॉर अस नॉट फॉर मी ओनली। स्पष्टतः हम ईश्वर की ओर व्यक्तिगत विकास नहीं अपितु समष्टिगत विकास की बात करते हैं ना। तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, तू ही मेरे जीवन का नहीं, मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी आंखें बंद कर ले 1 मिनट के लिए, शांति, बिल्कुल शांत होकर बैठें, और जो मैं कहूं आप उसे ध्यान से सुने और वैसा महसूस करें। कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि संपूर्ण मानवता एक ही समय ध्यान निमग्न हो। कल्पना करें कि दुनिया के सभी लोग एक साथ ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में डूबे हुए हैं, और सभी चेतना के गहनतम स्तर पर हैं। ध्यान के द्वारा सभी चेतना के गहनतम स्तर पर हैं। आप कल्पना करें कि विश्व में इस समय कैसी शांति फैली होगी, पृथ्वी पर कैसी शांति होगी जब संपूर्ण मानवता ध्यान मग्न होगी। हर जगह प्रेम ही प्रेम है। कल्पना करें हर मनुष्य के हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, घृणा और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सभी वस्तुएं
दयालु, कितने प्रेममय, कितने पूर्ण। खर्च करना है। तो हार्टफुलनेस संस्था की पहल क्या है? हार्टफुलनेस का पूरा संबंध हृदय से है। यह हर्षोल्लास से भरा हुआ दिल ही है। हार्टफुलनेस का अर्थ है अपनी वास्तविक प्रकृति की प्रसन्न एवं पुलकित अवस्था को महसूस करना और उसे अपने हृदय में अनुभव करना। ये पूछा गया था कि हार्टफुलनेस क्या है, प्रश्न था ना। तो हार्टफुलनेस का पूरा संबंध हृदय से है। यह हर्षोल्लास से भरा हुआ दिल ही है। हार्टफुलनेस का अर्थ है अपनी वास्तविक प्रकृति, मूल प्रकृति जो है हमारी। तो कौन सी मूल प्रकृति? जो चौथे नियम की व्याख्या के समय बाबूजी के शब्दों में बताया गया था, यानी जो भूमा की प्रकृति है वही मूल प्रकृति है। और जब उस मूल प्रकृति के साथ हमारा तारतम्य जुड़ जाएगा, हम प्रसन्नता की पराकाष्ठा पर होंगे, पुलकित अवस्था को हम महसूस करेंगे और अपने हृदय में अनुभव करेंगे। यही हार्टफुलनेस है। हृदय की असीम संपदा को अनुभव करने का एक सरल और व्यवहारिक तरीका ही हार्टफुलनेस है। जब हम अपने दिल की आवाज को सुनकर अपनी अंतः प्रेरणा का अनुसरण करते हैं तो अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हार्टफुलनेस में बताए गए ध्यान के अभ्यास से हमारे व्यवहार और सोच में स्थायी बदलाव आता है। हृदय पर ध्यान करके हम मन और हृदय के बीच एक रूपता लाने का अभ्यास करते हैं। बात तो यह है कि हार्टफुलनेस में ज्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम अभ्यास शुरू करने से पहले ही जिज्ञासुओं को ध्यान और यौगिक प्राणाहुति का अनुभव कराते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं होती है, बहुत प्रवचन नहीं होता है। हमारा पूरा फोकस होता है कि कम से कम बात करके हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें अनुभव कराएं। अब बात आती है कि कार्यशाला हमें आयोजित करनी है तो कैसे हम तैयारी करें। इसके लिए सर्वप्रथम हार्टफुलनेस प्रक्रिया से संबंधित सभी बातों की उपयुक्त जानकारी हासिल कर लें। यह हमारी heartfulness.org पर www.heartfulness.org, देखिए नीचे हर स्लाइड में लिखा हुआ है ना। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी तरह से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। ये लिखा हुआ है support@heartfulness.org, workshop@heartfulness.org पर इस प्रकार की सामग्रियां काफी मात्रा में उपलब्ध है। यानी हमें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। कोई भी हम हार्टफुलनेस की कार्यशाला अगर करने जा रहे हैं तो हमें हार्टफुलनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है, इसके द्वारा क्या करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है, पूरा पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि हम जहां जा रहे हैं ना, तो वहां के लोग सोचते हैं कि ये अपने क्षेत्र के पूरे मास्टर हैं और वे हमसे अपनी हर जिज्ञासा को, हर प्रश्न के बारे में उत्तर चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें असंतुष्ट करें। हमें उन्हें संतुष्ट करना हमारा दायित्व है, हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसकी पूरी जानकारी होगी। यानी आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं जाएं, भले थोड़ा और समय ले लें लेकिन तैयारी पूरी कर लें। यह प्रक्रिया हमें उल्लास के साथ करनी चाहिए। साथ ही किसी नए व्यक्ति के आने पर हम सभी में उल्लास की भावना नजर आनी चाहिए। हमें अपना व्यवहार, लोगों से बातचीत का तरीका इस प्रकार हो कि उन्हें लगे कि उनकी पद्धति कितनी सुखद है, यानी इनकी पद्धति कितनी सुखद है। यानी हमारे व्यवहार और हमारे बातचीत और हमारे आचार विचार से ही उन पे अंदर मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि ये लोग इतने अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी पद्धति कितनी अच्छी है।
हमें शब्दों का इस्तेमाल ना करना पड़े, हमें शब्दों से रहित होकर के ही हमारा सारा काम हो जाए, हमें देख करके ही लोग मोटिवेट हो जाए, क्योंकि किसी को शब्दों के द्वारा मोटिवेट नहीं किया जा सकता है जितना कि व्यवहार के द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। व्यवहार देखिए शब्दों से मोटिवेट कर सकते हैं, वह अस्थायी है, लेकिन अपने व्यवहार से हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर अंतः प्रेरणा जागृत करते हैं, जो एक स्थायी प्रक्रिया होती है। यह कार्यक्रम अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए है। किसका कार्य है? हमारा कार्य है ना। यह उनका कार्य नहीं है जहां पर हम गए हुए हैं, यह उनका कार्य नहीं है, यह कार्य किसका है? हमारा है। गर्ज किसकी है? कहते हैं गर्ज किसकी है? गर्ज हमारी है। इसलिए सारे जो भी समस्याएं आएंगी उसको सहना किसका कार्य है? हमारा कार्य है। हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ हो रही किसी के द्वारा तो भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी गर्ज है, हम अपनी गर्ज के लिए, अपने काम के लिए उनके पास गए हैं, हमें उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखना है। वार्ता के प्रारंभ में यह स्पष्ट कर देना लाभप्रद होगा कि हम इस कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, यह पूरी तरह से निःशुल्क है। यानी होता क्या है ना कि लोगों के मन में बोझ होता है कि इसका कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, क्योंकि आर्थिक मामले में आदमी बड़ा सेंसिटिव होता है। जब लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल फ्री में भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो फिर आदमी थोड़ा सा उसके हृदय का जो बोझ होता है वह उतर जाता है। इसमें कोई क्रियाविधि या किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, हम केवल ध्यान से आपका परिचय कराते हैं। सिर्फ बता देना है भाई, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, जैसे आप बैठे वैसे बैठे रहिए, सिर्फ हम आपको ध्यान के बारे में बताएंगे, ध्यान से आपका परिचय कराएंगे। इसे प्रभावी बनाने हेतु यौगिक प्राणाहुति का प्रयोग करते हैं। किसी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, रंग से कोई प्रभाव नहीं है। यह बात हमें उनको बतानी है कि आपको जो हम ध्यान कराते हैं उस ध्यान में हम एक यौगिक प्राणाहुति का उपयोग करते हैं, और यह यौगिक प्राणाहुति जो है आपको ध्यान की गहराई में ले जाने का कार्य करती है। और इसमें किसी भी प्रकार, सबके लिए है, यह हर धर्म के लिए है, हर जाति के लिए है, हर लिंग के लिए है, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता है। तो जब ऐसा लोग सुनते हैं तो निश्चित रूप से वह आकर्षित होते हैं। जब हमारी खुद की इतनी तैयारी हो जाए तब हमें अपने सेंटर की हार्टफुलनेस टीम से बात कर उन्हें बताना होगा कि हम फला जगह हार्टफुलनेस सत्र संचालित करना चाहते हैं, और फिर उनके मार्गदर्शन में आगे नियोजित ढंग से कार्य करना होगा। मतलब कि और यहाँ पर है, यह एक टीम वर्क है, यह कार्य अकेले नहीं हो सकता है, दुकेले नहीं हो सकता है। इसमें हमें अपने सेंटर की जो टीम है, मेन सेंट्रल टीम है, उससे हमें बात करनी होगी, पहले अपनी तैयारी करनी है। जब तैयार हो जाए तो फिर हमें उन्हें बताना है, उनसे बात करना है कि ऐसा फला जगह है। इसके बाद हम भले ही वहां पे कोऑर्डिनेटर रहेंगे उस जगह के, उस स्थान के, हमारे निर्देशन में ही कार्य आगे बढ़ेगा, लेकिन हमें उस सेंटर का, अपने सेंटर का पूरा विश्वास लेना होगा, अपनी टीम का पूरा विश्वास लेना होगा। हमारी पोशाक, जी ब्रदर एक बार वो खुद के लिए करने वाला कार्य फिर से बता दीजिए प्लीज। कौन सा? हार्टफुलनेस के लिए खुद की जो तैयारी करनी है। अच्छा, जब हमारी खुद की तैयारी इतनी हो जाए, अच्छा, जी उसी को एक बार फिर रिवाइज कर दीजिए, मेरा बंद हो गया था एक्चुअली। ओके, जब हमारी खुद की बात करना होगा, मतलब जब हम पहले सारी चीजें पढ़ लें, समझ लें कि हार्टफुलनेस क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ठीक है, हम अपने अन्य अभ्यासी भाई बहनों से बात कर सकते हैं। फिर हमें अपनी जो सेंट्रल टीम है, हमारी सेंटर की जो टीम है, हमें उनसे बात करना होगा, बताना होगा, अपने सेंटर के कोऑर्डिनेटर से या जो हार्टफुलनेस के कोऑर्डिनेटर उनसे बताना होगा, उनसे ये कहना होगा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाना है, और हमें इस प्रकार से उनके निर्देशन में हमें कार्य को आगे बढ़ाना होगा। हमारी पोशाक साफ सुथरी एवं सलीकेदार होनी चाहिए। इसके बारे में कल हम बहुत डिटेल्स चर्चा करेंगे। पूरा हमारा 2 घंटे का सत्र जो है ना, प्रेजेंटेशन पे ही है कि एक हार्टफुल कम्युनिकेशन क्या होता है और हार्टफुल कम्युनिकेटर क्या होता है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस पर हमारा पूरा 2 घंटे का टॉपिक है, तो इस पर हम बहुत ज्यादा आज चर्चा नहीं करेंगे। हमें जिस भी संस्था में कार्यशाला आयोजित करना होता है, वहां के हेड या आयोजक को हार्टफुलनेस कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए उनसे 3 दिन लगातार समय लेना होता है, जिसमें पहले दिन 1.5 घंटे और शेष दोनों दिन 1-1 घंटे का समय जरूरी होता है। तो यह भी एक प्रश्न था कि कितना समय चाहिए, तो पहले दिन 1.5 घंटे का और बाकी दिन जो है 1-1 घंटे का समय उनसे लेना होता है। हर एक हफ्ते में 1 दिन 40 मिनट का समय फॉलो अप के लिए ले लेना चाहिए। जब 3 दिन हो गया किसी भी संस्था में,
तो इसके बाद क्या है कि हफ्ते में एक दिन हमें 40 मिनट का समय फॉलोअप के लिए चाहिए। हफ्ते में मिल जाता है बहुत अच्छा है, हफ्ते में नहीं मिला 10 दिन, 15 दिन, महीना, यानी हम उनसे बात करके, भले ही महीने में हमें एक दिन का मौका मिले, आधे घंटे मिले, लेकिन हमें जरूर मिलना चाहिए। धीरे धीरे जब वो हमसे प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा समय मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें से कई लोग रेगुलर अभ्यासी भी बन जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि हम वहां अपने कार्य के लिए गए हैं, ठीक है, ये बात पहले भी हुई ना, वहां पर हमारा कार्य है, फिर मैं रिपीट करूंगा कि हमारी गर्ज है और हमें मालिक का कार्य पूरा करना है। आवश्यकता हमारी है, उनकी नहीं है, इसलिए हमें अपनी शर्त पर नहीं, हमें उनकी शर्तों पर काम करना है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हो सकता है कि हमें उन्होंने बुलाया हो कि आप इतने बजे आइए और हम गए, हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़े, तो हम करेंगे क्योंकि काम हमारा है। हो सकता है कि 2 घंटे बाद यह पता चले कि भाई आज नहीं मिल पाएंगे, कहीं बिजी हैं, फिर भी हम इंतजार करेंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। तो यानी कार्य हमारा है, तब तक हम लगे रहेंगे जब तक कि हमारा कार्य हो नहीं जाता ना। तो कहा गया ना कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जब तक मालिक का काम नहीं हो जाता तब तक हमें विश्राम करने की आवश्यकता, मतलब मौका ही नहीं है। अब बात आते हैं कि हार्टफुलनेस, एजुकेशन, ट्रस्ट, क्योंकि ये मुख्य चीज होता है एस कनेक्ट। यहाँ पर वह चीज हमें, गीली मिट्टी हमको मिलती है, ऐसी मिट्टी हमको मिलती है, ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी रूप में। बड़े लोग हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बड़े लोगों को बस वहां पर हम होल्ड अप कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो डिजाइन करने वाली बात है हम वहां पर कहाँ कर पाएंगे? स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनको हम डिजाइन कर पाएंगे। इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस कहाँ है? स्कूलों में है। नवयुवा ही भविष्य है, इनका निर्माण ही सच्चे अर्थों में भविष्य का निर्माण करना है। किशोरावस्था एवं नवयुवावस्था बीजारोपण करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसके पहले कि उनके हृदयों में खरपतवार उग आए, उपयोगी बीजों का रोपण कर दिया जाए। ये इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि बच्चे बड़े भोले होते हैं ना, कहा ना कि बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं। तो बच्चे तो वास्तव में भगवान की मूर्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय होता है बड़ा पवित्र, बड़ा शुद्ध होता है। अब उनका हृदय जो है अपवित्र न हो जाए, प्रदूषित न हो जाए, यानी खरपतवार न उग आए, उसके पहले हम उपयोगी बीज उनके हृदयों में बो दें, उनका रोपण कर दें। इसीलिए हम एस कनेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब बात आती है कि टीचर्स आर द मेन बेस ऑफ एजुकेशन। अब बच्चों को अगर हमें स्पर्श करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें टीचर्स को प्रमोट करना होगा। हमें टीचर्स से ही संभव है, हमें टीचर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। तो फिर हमें सबसे पहले टीचर्स को गाइड करना होगा, टीचर्स को ट्रेंड करना होगा और टीचर्स को प्योरीफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि जो टीचर होता है वही मेंटर होता है, वही गाइड होता है बच्चों का। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे, लेकिन टीचर्स की बात बहुत जल्दी मानते हैं। तो टीचर ने कहा ऐसा, वही वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। जो टीचर होते हैं वही बच्चे के भीतर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। वह सेकंड मदर जैसे होते हैं टीचर्स। बच्चों की मदर से भी ज्यादा कभी फर्स्ट मदर हो जाते हैं ना। मम्मी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन टीचर की बात नहीं मानेंगे। अगर टीचर ने बोल दिया कि गलत ही बोल दिया, मान ली गलती से कि नहीं मेरी टीचर ने यही बोला है, हम ऐसे ही करेंगे, हमें ऐसे ही बताया गया, हमारी मैम ने ऐसे ही कहा, हम ऐसे ही करेंगे। ये फेथ होता है बच्चे का अपने टीचर पे। वह नॉलेज को इम्पार्ट करता है और इंस्टिल डिसिप्लिन और अनुशासन उत्पन्न करता है, बनाता है, पैदा करता है। तो ये सारी चीजें टीचर में होती है, जो टीचर का जो रोल होता है ना, और हेल्प्स इन होलिस्टिक ग्रोथ, और एक सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। तो टीचर का रोल है ये। ए टीचर्स लाइफ प्रेजेंट सिचुएशन। थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है। तो जो टीचर का जो जीवन है, देखिए हम अब टीचर में फोकस करेंगे। हमें कहाँ फोकस करना है? बच्चों पर। लेकिन बच्चों पर फोकस करने से पहले देखें कि हमारे जो टूल्स हैं, टूल्स कौन है? टीचर्स हैं। हम हर जगह तो हर बच्चे को नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे? टीचर्स को ट्रेन करेंगे, उन्हें हार्टफुल बनाएंगे। हम स्कूल को ट्रेन करेंगे। यानी स्कूल क्या होता है? हमें मिट्टी गारे और ईंट पत्थर को ट्रेन नहीं करना है। स्कूल होता है टीचर्स के द्वारा और बच्चों के द्वारा। तो स्कूल को हम ट्रेन करेंगे, यानी टीचर्स को ट्रेन करेंगे। लेकिन टीचर्स की जो आज की कंडीशन है वो कैसी है? एक डिमांडिंग प्रोफेशन है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, उनकी जो लाइफ में है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है।
टीचर्स के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वह खुद को बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब जो व्यक्ति खुद स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, तो खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएगा, और जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएगा तब तक वो कैसे मोटिवेट कर पाएगा, कैसे वह इंस्पायर कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीचर्स के लाइफ को जो है हम हार्टफुल बनाएं। जब हार्टफुल बनाएंगे तभी वह बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे और उनको इंस्पायर कर पाएंगे। एंड द प्रॉब्लम इज मोर बिग, समस्या इतनी ही नहीं है, समस्या और भी इससे बड़ी है। क्या है कि 90% ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर हाईली स्ट्रेस्ड। मतलब ये रिसर्च की बात है, ये हमारी बात नहीं है। रिसर्च ऐसा कहती है कि जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनके 90% जो टीचर्स होते हैं वे काफी ज्यादा तनाव में होते हैं। रिसर्चेस शो एन इमर्जिंग मोटिवेशनल क्राइसिस इन टीचिंग। वही रिसर्चेस क्या कहते हैं कि वहां पर टीचिंग में जो होती है मोटिवेशन की बहुत बड़ी क्राइसिस है, वे मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को समझा देना, टहला देना एक अलग बात होती है ना, लेकिन वास्तविक जो मोटिवेशन होता है वह दूसरी चीज होती है, और उस चीज का सर्वथा अभाव है। तो बात आती है कि जो हमारा हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट है, जो हमारा हार्टफुलनेस एजुकेशन है, उसका विजन क्या है? उसका विजन है, उसमें क्या है? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और सोसाइटी है, तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले फोकस हमारा कहाँ हुआ? टीचर्स। ये क्या है? पिलर्स हैं। स्टूडेंट्स ये क्या है? फ्यूचर है, भविष्य है। और सोसाइटी क्या है? यह बेनिफिशियरी है, यानी यही लाभान्वित होगी। तो कुल मिलाकर के आधार कौन हुआ? आधार हुए टीचर्स। तो आजकल आप लोग, हम सभी भाई बहन जो है अभ्यास पोषण जो कार्यक्रम चला रहे हैं, वह क्यों चला रहे हैं? उसके पीछे यही उद्देश्य है। उन टीचर्स में बैलेंस पैदा करना ही हमारा सबसे प्राथमिक उद्देश्य है, तभी हमारा पिलर मजबूत हो सकेगा। और क्या उद्देश्य है? उन टीचर्स में क्या पैदा करना है? रेगुलेट द माइंड, प्योरीफाई द हार्ट, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपैंड पोटेंशियल। जब तक उनका माइंड रेगुलेट नहीं होगा, उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक उनका जो आंतरिक रूपांतरण है वह संभव नहीं हो पाएगा। और जब तक आंतरिक रूपांतरण संभव नहीं हो पाएगा, तब तक उनकी क्षमता का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, उनकी क्षमता का विस्तार नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम? ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। टीचर्स को सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना। इंस्पायर कार्यक्रम चला था, इंस्पायर के द्वारा सब टीचर्स को ट्रेन किया गया। जो उसमें शामिल हुए तो क्या करते हैं? इसेंशियल लाइफ स्किल्स उन्हें बताया गया, सेल्फ डेवलपमेंट टूल्स बताए गए, यूनिवर्सल वैल्यूज बताई गई उनको। इसके बाद क्या होता है? इतना बताने के बाद जो स्कूल तैयार होते हैं वहां पर कैरिकुलम, स्टूडेंट्स के लिए कैरिकुलम होता है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों के लिए एक कैरिकुलम होता है, पुस्तकें होती हैं ना। और फिर इंटीग्रेटेड डिलीवरी मॉडल फॉर एम्पावरिंग दैट एम्पावर्स टीचर। और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारा होता है, अभी आगे चर्चा करेंगे, जो सभी टीचर्स को एम्पावर करता है, उनको मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोग्राम है, हार्टफुलनेस का जो प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, वह क्या है? टीचर्स को हार्टफुल बनाता है ना? फिर जब टीचर्स हमारे हार्टफुल होंगे तो जो स्टूडेंट्स होंगे कैसे होंगे? जॉयफुल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? होलिस्टिक ग्रोथ इन स्कूल। जब बच्चे जॉयफुल होंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा, स्कूल में उनका सर्वांगीण विकास होगा। और जब उनका सर्वांगीण विकास होगा तो ओवरऑल वेलबींग इन सोसाइटी, यानी पूरी तरह से हमारा समाज जो है वह प्रभावित